तब्दीली सरकार ने तब्दीली एक बार फिर दिखाई, लेकिन क्या आवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? क्या महंगाई के पिस्ते आवाम कोई रिलीफ की उम्मीद रखें या ना रखें? अब तो रमज़ान भी आने वाला है, ऐसे में दस्तरखान से क्या चीज़ गायब होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अफ्तार नहीं होगा, फ्रूट नहीं होंगे, पकौड़े नहीं होंगे, समोसे नहीं होंगे, शायद सिर्फ रोटी होगी। वो रोटी भी कितनी महंगी होगी, क्योंकि आवाम परेशान है कि तनख्वाहदार तबका भी परेशान है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, पैसा है नहीं और ख़रीदारी करने जाते हैं जेब हल्की हो जाती है और हाथ में आते हैं तो बहुत थोड़ा सा सामान। बिल्कुल, और आप देखें कि जो तनख्वाहदार तबका है वो परेशान है, तो वो लोग जो कि कमा नहीं रहे, कोविड की वजह से जिनकी नौकरियां चली गई हैं, इस रमज़ान में उनका गुजर बसर कैसे होगा? हम स्टूडियो में बैठ के तो बड़ी बात कर लेते हैं, या हम जो है हुक्मरान हैं उनको भी लाइन पे ले लेते हैं, लेकिन आज हमने सोचा आज हम बाहर निकलते हैं, ज़रा अवामी राय ख़ुद भी उनके मुँह से ज़ुबानी सुनते हैं और आप तक भी पहुँचवाते हैं कि कराची के इस वक्त जिस इलाके में लाइन्स एरिया में हम मौजूद है, यहाँ के लोगों की क्या मुश्किलात हैं। क्या दस्तरखान पर रोटी, दस्तरखान पर रमज़ान की अशिया होने के अलावा उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किलात है कि वो ये चीज़ें भूल गए हैं कि दस्तरखान पे कुछ होना है या नहीं होना, पहले हमें वो सहूलत दो। तो ये तमाम तर बातें आज हम यहाँ के लोगों से करेंगे, यहाँ के मकीनों से करेंगे और उनसे जानेंगे कि हुकूमत जिस सब्सिडी की बात करती है वो सब्सिडी इनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। और इसके साथ साथ आए तो थे हम यहाँ महंगाई की बात करने, आते साथ अवाम का गुस्सा हमें नज़र आया। क्यों लाइट नहीं आ रही? इस गर्मी के मौसम में लाइट नहीं है, आगे की फिक्र नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, लेकिन इस सुबह से लाइट ना होने में लोग किस तरह से गुजर बसर करें, क्योंकि जैसा कि कराची का मौसम गर्म से गर्म तरीन होगा आने वाले दिनों में, हीट वेव से मुतालिक भी एग्जैक्टली हीट वेव से भी मुतालिक कहा जा रहा है। तो हम जरा आवाम के पास चलते हैं, यहाँ के रहायशियों से बात करते हैं कि वो मुश्किल वक्त में गुजारा कैसे करें। यहाँ पर आपको कभी सुनने में मिला कि चीनी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, हुकूमत ने कोई पैकेज दे दिया? कोई चीज़ सस्ती नहीं है, बस मोटी सस्ती है मेरा जहाँ तक ख्याल है। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो दस्तरखान सजते हैं, बच्चे फरमाइशें करते हैं, आज दही फुल्की खानी है, आज पकोड़े खाने हैं, आज फ्रूट चाट खानी है, ऐसी तो फरमाइशें आप सुनेंगे मगर कैसे करेंगे? बताएं आप कैसे हालात हैं आजकल के। रोटी खाना मुश्किल हो रही है, ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो रही है, ना पानी है ना बिजली है, किसी चीज़ की सहूलियत नहीं है। हर चीज़ दुकान पे मंगाओ, जो चीज़ 10 रुपये में मिलती थी अब वो 50 रुपये में मिल रही है। कहाँ से करेंगे पूरा? बच्चे फरमाइशें करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अभी से कर रहे हैं वो तो, ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है, कहाँ से सजाएंगे दस्तरखान? मैं तो बच्चों को यही समझाती हूँ, बेटा वही सालन रोटी पकाएंगे और नमक से रोज़ा खोलेंगे और शुक्र अदा करेंगे परवरदिगार का। महंगाई ने मुतासिर किया बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराएंगे, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जाहिर सी बात है। अगर परेशानी सर पे डाल लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो रमज़ान की तैयारी फिर रमज़ान में ही होगी? नहीं, एंड टाइम तक नहीं होती, क्योंकि महंगाई इतनी है। ये तो हुकूमत ने महंगाई इतनी करी हुई है, या तो पेट भर ले या तन ढक ले। तो चीनी किस तरह मिलती है आपको यहाँ से? क्या मिलती है? जैसे पैसे होते हैं हम तो पाव आधा पाव लेते हैं। अच्छा, क्या करें, गुर्बत ने इतना मारा हुआ है, कहाँ से लाए पैसे जो राशन भरे? कभी ऐसा होता है राशन खत्म हो गया, राशन लेने गई, लेकिन जितने पैसे थे उसमें राशन को कुछ ना कुछ कम करना पड़ा? राशन भरने की तो सोच ही नहीं सकते, रोज का कमाते रोज का खाते, ये तो तस्वुर में भी नहीं है कि महीने का राशन भरे। कहाँ से भरे, कहाँ से भरे, है ही नहीं इतना। ठीक है, तो ये हुकूमत आवाम लेकर आई है, हुकूमत को काय के लिए कि आवाम का दुख बांटे? तो जब आवाम ही नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी, तो हुकूमत कहाँ से करेंगे लोग? आवाम इनसे पूछो, हुकूमत वालों से, किस पे हुकूमत करेंगे? क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि इस रमज़ान यहाँ के रहने वाले शायद फल नहीं खा सकेंगे? क्या खाएंगे? रोटी खाने यही बहुत है, फल तो बहुत दूर की बात है। महंगाई ने आपको कितना सताया, कितना परेशान किया? अब रमज़ान आने वाला है। महंगाई का तो आप बोले नहीं भाई, इसलिए कि महंगाई ने तो बहुत परेशान करा है। गरीब आवाम, रोज़े रमज़ान आ रहे हैं, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। ये सोचा कि इस साल राशन कैसे पूरा करेंगे रमज़ान का? ये सोचा नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ही हम लोग का अगर करवाएगा तो करवाएगा। जिस तरह महंगाई चल रही है ना, गरीब आवाम तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी रमज़ान का। जिस तरह रोज़े हो सकता है बगैर सहरी के भी रख सकते हैं, बगैर अफ्तार का भी अफ्तार करें हम लोग, इस तरह महंगाई जा रही है। गवर्नमेंट है, मुसलमान है, इस चीज़ को तो इन लोग को रमज़ान में बिल्कुल ईजी करना चाहिए, आसानी दे हर चीज़ में हम लोगों के लिए। सस्ता आटा कभी मिला? नहीं, बहुत पहले मिला, अब नहीं। दालें कभी मिली? नहीं, अब तो हर चीज़ महंगी है। सस्ता घी कभी मिला? नहीं, घी भी बहुत 280-300 तक जा रहा है। सस्ता चावल कभी मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। चीनी भी मिली है तो 100 रुपए की, 100 रुपए 68 रुपीज़ की जनाब चीनी मिलनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन चूंकि ज़रा शायद यूटिलिटी स्टोर नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल।
और इसलिए आपको हर जगह से महंगी चीनी ही हाँ, मिलती है। 95 रिटेल पर चल रहे हैं, 95 100 रुपीज़ की चीनी मिल रही है, यानी महंग। अगर मीठा शरबत पीना होगा तो वो भी हो गया महंगा। महंगा है, बिल्कुल महंगा है। मासूम से बच्चे जो इस गली में खेल रहे हैं, वो बैग पकड़ के खड़ी है। कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो? मेरा सिर्फ महज सवाल ये है कि इन बच्चों को हम क्या मुस्तकबिल देंगे, जिन बच्चों का पेट भरना ही कितना मुश्किल हो जाएगा। तालीम तो बड़ी बाद में आएगी, पहले तो पेट भरना है। ये बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं, गलियों में पल रहे हैं, यहाँ पर आवाम परेशान है क्योंकि ज़ाहिर रोज़गार के मौक़ों का ना होना, चीज़ों का महंगा मिलना। जैसे दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और चीनी भी अगर 100 रुपये की मिलेगी, उस दाम नहीं मिलेगी जो दाम हुकूमत ने मुकर्रर कर रखे हैं। अगर सब्ज़ी फल उस दाम नहीं मिलेंगे तो आवाम क्या करेंगे? ऑप्शन नहीं है, बच्चों को रोता कोई देख नहीं सकता। पेट भरना होता है, पेट पालना होता है। घर के बाहर आलू फुल्की की रेडी लगाए जो साहब बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई इन्होंने कितना मुतासर किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, महंगाई ने तो बहुत बुरा हाल करा हुआ है। जब मैंने पिछले लॉकडाउन में लगाया था सामान, तो जब मिर्चें में ला रहा था 400 रुपये ला रहा था, 800 रुपये किलो हो गई है मिर्च। डबल हो गई, डबल तिबल हो गए। ये तेल ला रहा था, तेल पे हर रोज़ 5 रुपये 10 रुपये पाव पे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने की प्लेट देते हैं आप? ये प्लेट नहीं देते, 5 रुपए की एक फुल्की देता हूँ। अच्छा। और 10 रुपए के आलू बच्चे ले जाते हैं। तो आपने भी रमजान में कुछ इरादा किया कि अगर चीजें महंगाई की तरफ जाती तो मैं ये महंगाई की तरफ लेके जाऊंगा? महंगा नहीं करूँगा, उतने में ही देंगे। इतने में ही देंगे। 5 की फुल्की 10 क्या? 2 बच्चे 1 वाइफ है। 2 बच्चे आपके। उन बच्चों को पालना, उनकी तालीम, उनके अखराजात को मैनेज करना, बस इतना है कि बस ये कमाता हूँ और घर में खर्चा चलता है, बाकी सामान ले आता हूँ। यानी रोजाना का रोजाना कोई बचत नहीं है, कोई सेविंग नहीं है। कभी ऐसा होता है बच्चा को फरमाइश करे पूरी ना कर पाए? नहीं हो पाता। कहाँ से होगा? बच्चे ने क्या ऐसी फरमाइश की पूरी नहीं कर पाए? बहुत चीज़ें बोलता है, फिर वो क्या कहता है बच्चा? एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कि बच्चा कोई चीज़ की फरमाइश करे और बाप को पूरी ना कर पाए। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ताकि हुकूमत भी समझ पाए ये। असल में लोग कपड़े पहन रहे होते हैं, पापा कपड़े दिलाओगे? नहीं दिला पाते। ये कितनी बार होता है? अब तो बच्चे समझ गए सर। कपड़ों के अलावा बच्चे कोई और ख्वाहिश करते हैं? अब नहीं करते। कभी खिलौने की ख्वाहिश करते हैं? खिलौने सर मैंने ये लगाए हुए बच्चों के लिए ही और सस्ते दे रहा हूँ। जी, कितनी दुख और तकलीफ की बात है। एक बाप की आंखों में आंसू है, और आंसू क्यों? और बाप कितनी मेहनत कर रहा है इस गर्मी के मौसम में, घर की दहलीज पे उसने रेडी लगाई, क्यों? ताकि बच्चों का पेट पाल सके। बहुत बहुत तकलीफ है ये। सर सही बात है कि लॉकडाउन ने मुझे बहुत तबाह करा। लॉकडाउन ने तबाह किया। आपने कभी सोचा कुछ और कर लें बच्चों के लिए? कुछ कर नहीं सकता ना, इतने पैसे नहीं है। रोज़ आलू लाता हूँ, रोज़ ये बेसन लाता हूँ, रोज़ सामान लाता हूँ, फिर रोज़ शुरू करता हूँ। मायूसी होती है, क्या करते हैं फिर? बेगम साथ देती है, हौसला देती है? किस तरह हौसला? हम चारों बैठ के हौसला देते हैं एक दूसरे को। एक बाप से बात करना आज मेरे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वाकई जब बच्चा कहता है पापा मुझे ये चीज़ दिलाओ और पापा वो चीज़ ना दिला सके, तो ये वालिद ही जान सकता है कि कितनी तकलीफ दे ये बात होती है। मैं चलते हैं आगे भी। बिल्कुल आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते मैं ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि ये वो लोग हैं शुएब, जब हमारे हुक्मरानों को वोट की ज़रूरत होती है तो ऐसी चीज़ें हमें देखने में आती है, या तो बिरयानी पे वोट ख़रीद लेते हैं, या चंद पैसों पे ख़रीद लेते हैं। लेकिन उसके बाद आप हाल तो देखें कि आप उन लोगों के साथ करते क्या हैं, कि उनके घर में बच्चे हैं, उनकी बेगम है। जब एहसास ही नहीं है तो इस तरह के प्रोग्राम्स का, इस तरह की स्कीम्स का, या फिर वो चीज़ें जो कि इस तरह के लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकती, मुझे नहीं लगता कारगर। और सिंध हुकूमत से भी सवाल है जो कहती है कि हमारी तो बड़ी अच्छी एफर्ट्स रही हैं फ्रॉम द डे 1 जब कोविड आया था। तो क्या कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा लाइन्स एरिया भी आया था कि यहाँ के मकीनों से कभी हाल भी पूछा कि यहाँ रहने वाले किस हाल में रहते हैं? और अब जबकि हीट वेव भी है, जब गर्मी भी है, रमज़ान भी आने वाला है, आवाम परेशान है, हुकूमत कहाँ है? हुक्मरान कहाँ हैं? वोट लेने वाले कहाँ हैं? इनको रिलीफ देने के वादे करने वाले कहाँ हैं? मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में लाइन्स एरिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई, बिजली का ना होना, साफ पानी का ना होना, गंदगी, बदबू, कूड़ा, क्या है? ये सारे ही मसाइल हैं। महंगाई, बिजली नहीं होती, 8-8 10-10 घंटे बिजली जाती है। बिल भरते हैं और बिजली का बिल जब आए ना तो बीपी हाई हो जाता है। तो महंगाई का सुनते तब क्या होता है? महंगाई का बिल घूमते हैं तो आटा दिन महंगा होता है, तेल महंगा हो गया, क्या खाएं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। शौहर क्या काम करते हैं? कलर का काम करते हैं। चल रहा है काम सही? नहीं, काम होता 3-3 4-4 हज़ार रुपए की बाल्टी हो गई है, कौन कलर करवाएगा?
तो यानी उन्हें काम भी नहीं मिल रहा? काम भी बहुत मुश्किल मिल पाता है। फिर कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ने रोटी खिलाने का वादा करा है तो वो खिला रहा है। यानी आप अगर 1 किलो चीनी खरीदी थी अब वो आधा किलो खरीदती हैं, अब 1 पाव पे आ गई हैं, इतने बुरे हालात। कहानी आ गई है, आधा पाव पे कहानी आ गई है। रमजान की तैयारी का सवाल करना तो बेकार होगा फिर। वो तो अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह ने वादा करा रोटी खिलाने का। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा ठीक है इफ्तारी हम ऐसे कर लेंगे बेटा, सहरी ऐसे मैनेज कर लेंगे। हाँ तो ये बोला रोटी सालन खाओ भाई, जो पकड़ा है दिन में एक पकेगा सालन, वही सहरी वही इफ्तार। यही होता है, यही होता है। एक दफा पता बड़े बाबू। कभी कोई राशन मिला आपको? कभी एहसास प्रोग्राम से कैश मिला? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कभी मदद मिली हो? किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी एनजीओ ने यहाँ पर रुख किया हो? कोई नहीं आता यहाँ पूछने वाला। मुझे ये बताएं कि रमजान में फिर क्या सोचा है, गुजर बसर कैसे करना? बस अल्लाह चलाएगा हमारा गुजर बसर। तो मैं खुद मेहनत करती हूँ। क्या करती हैं? मैं तो खुद घर में जाके काम करती हूँ, मैं तो खुद मेहनत करती हूँ। ये कितनी बार होता है कि जब घर से जा रही हूँ, बच्चे ने कोई फरमाइश की हो, वापसी पे ख्वाहिश हो के पूरी कर दूं, लेकिन ना पूरी कर सकते। रोज ऐसे होता है? रोज ही क्या मांगता है बच्चा? कभी कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, कभी कहता है मेरे लिए बंदूक लाना, कभी कुछ कहता तो नहीं कर सकते हम लोग। जब वापस आती हैं तो क्या कहती हैं उसको? ये तो रोता है। अभी ऐसा होता है बच्चे ने कोई खास चीज खाने की फरमाइश कर दी है जो कि ना बना सकते। करते हैं बच्चे, 1000 चीज की फरमाइश करते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी नहीं कर पाते। वापस निकलते हैं क्योंकि हम इस तरफ जा रहे थे, लेकिन इतनी तंग गलियां जहाँ रहना मुश्किल, वहाँ पे ज़ाहिर है जिसमें महक की तबीयत भी ख़राब हो रही है। गर्मी का मौसम है और ऐसे में इन तंग गलियों में जब हम जा रहे थे आगे लोगों से बात करने के लिए वाकई मुश्किल हो रहा है। लेकिन चले मैं इस तरफ चलते हैं। सब चलते हैं। मैं हैरान हूँ कि इस तरह की जगहों पर जब लोग रहते हैं और इस तरह, मुझे लगता है कि इन एरियाज़ को हमारे हुक्मरानों को देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत है उनकी। बिल्कुल। आप वोट किस चीज़ के लेते हैं? आप वोट इस चीज़ के लेते हैं कि गटर खुले हैं, स्मेल आ रही है, उसी स्मेल में आपने रहना है, कूड़ा पड़ा हुआ है, वहीं पर आपके बच्चे पल रहे हैं, क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं? क्या आप इसे कहते हैं अपना आने वाला कल? क्या आप इसे कहते हैं कि ये हमारा मुस्तकबिल है? तो फिर सवालिया निशान उठता है। अब बात करेंगे शहर कायद की। पाकिस्तान का बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ के हालात क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। साफ़ सुथरा कराची अब ख्वाब बन चुका है। इस शहर में सफाई का इंतज़ाम ऐसा नहीं है जो कि एक मेगा सिटी का होना चाहिए। इंतज़ामिया ठीक तरह से कचरा ठिकाने नहीं लगाती। लेकिन क्या बतौर शहरी कुछ हम बेहतर कर सकते हैं कि इनफरादी तौर पर हम सबकी भी जिम्मेदारी कोई ना कोई बनती है, और अगर हम वो जिम्मेदारी निभाएं तो कराची शहर क्या खूबसूरत हो सकता है, क्या साफ़ हो सकता है? जमजम सईद ने रिपोर्ट तैयार की है, आज देखते हैं। लगता है कचरा और गंदा पानी कराची की किस्मत बन चुका है। लोग अपने घरों को तो साफ सुथरा रख लेते हैं, लेकिन शायद अपने मोहल्लों को साफ करना भूल जाते हैं। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हम शायद ये बात भूल चुके हैं। हमारी गलियां और मोहल्ले कचरे से भरे हुए हैं। जहाँ नजर जाती है वहाँ कचरा ही कचरा नजर आता है। कूड़ा करकट घरों के बाहर नहीं फेंकते, ये बात अवाम को भला कौन समझाए। हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गंदगी तो हर तरफ थी ही, लेकिन लोग हुकूमत को ही इसका जिम्मेदार ठहराते रहे। मोहल्ले का साफ तो केमची का गवर्नमेंट का काम है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गली महल्लों की सफाई सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं समझते। ये हमारा अपना जाहिलियत है जो अपना घरों से कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं। असल में डब्बे बने हुए, डब्बे में डालना चाहिए। ये गवर्नमेंट का कुछ कसूर नहीं, गलती हमारा भी कुछ है। हम जो है ना गवर्नमेंट को निशाना बनाते हैं, सारा गवर्नमेंट को निशाना। असल में हमारा खुद का डिसिप्लिन है, घर का माहौल जो सही नहीं है, हम कचरा बच्चों को ज़हन बनाते हैं कचरा को बाहर फेंको। कुछ लोग ऐसे घरों को साफ करते हैं, कचरे बाहर फेंक देते हैं। डब्बे पहले चेना का पड़े होते थे, पहले डब्बे चेना का पड़े रहते थे, वो छोड़ के फेंक दिए। अभी किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा। जब नज़र नहीं आता तो घर के बाहर फेंक के चले जाते। कोई नहीं बोल सकता है, या हर कोई अपना कचरा निकाल के रोडों पे फेंकते हैं, ऊपर से फेंकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के हमारे जो नुमाइंदे हैं बड़े बड़े, वो भी खामोश है। शहरी अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए अपनी गली महल्लों को साफ रखें तो शहर की किस्मत बदल सकती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है। अगर हम अपने घर की तरह अपने गली और महल्ले को भी साफ रखें तो पूरा शहर जल्द चमक उठेगा। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ जमजम सईद सामा, कराची।
तो जनाब ये सूरत हाल थी कराची की। हम अपने घर के बाहर क्यों कचरा फेंकते हैं? क्या अगर हम ये ना करें, कचरा ना फेंकें, तो क्या हम अपने मोहल्लों को, अपनी गलियों को साफ़ रख सकते हैं? क्या अपना मोहल्ला साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है? आज इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया समाजी कारकुन आलिया सारी ने। अस्सलाम वालेकुम भाभी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में जिन लोगों को देखती हैं वो कचरा किस तरह ठिकाने लगाते हैं? बाकी लोगों की तरह गलियों में ही फेंक देते हैं या कोई एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है? हम वो ब्लेस्ड लोग हैं कि जहाँ पर सफ़ेद पोश पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इल्म से अपने अमल को दिखा रहे होते हैं। हमारे पास वो जो आते हैं ना, एक पूरा एक निज़ाम है कि कचरा वाला आता है, वो पूरी अपनी गाड़ी में लेके जाता है और सब अपने कचरा उसको देते हैं और महीने के एंड में जो पैसे बंदे हैं वो लेके चला जाता है। और कचरा कुंडी हमारे करीब में उस लाइन में नहीं है, लेकिन मैं नॉर्थ आज़माबाद की बात बताऊं। नॉर्थ आज़माबाद में बहुत सारी कचरा कुंडियां हैं। एक वो ये पहाड़गंज की तरफ बहुत ही बुरी कचरा कुंडी है और मैं समाबक को इस बात की मुबारकबाद देती हूँ कि पहले भी मुहिम चलाई थी इन लोगों ने और उन इलाकों की, उन जगहों की निशानदेही की थी जिसकी सफाई की गई थी, उसमें वो इलाका भी मौजूद था। तो हमारी गली, हमारे पीछे की गलियाँ तो साफ़ हैं, लेकिन ये जो कच्ची आबादियाँ जो इन इलाकों के करीब होती हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत परवान चढ़ती हैं और इलाका चाहे गली हो या करीब का कोई इलाका हो, असर हर तरह से पड़ रहा होता है। तो मैं समझती हूँ कि उस जगह को भी साफ़ होना चाहिए जहाँ पे कचरा फेंका जा रहा होता है। ये तो आप नॉर्थ आज़माबाद की बात कर रहे हैं। कराची के अब अच्छे इलाके जैसे क्लिफ्टन या डिफेंस, मैंने तो यहाँ पर भी कचरा देखा है और बहुत ज़्यादा कचरा देखा है। यहाँ पर भी लोगों, चले पढ़े लिखे लोग तो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनकी वो समाज, उनका वो इल्म यहाँ दिखाई नहीं देता। इवन आप समंदर भी चले जाएँ, वहाँ पर ये हालात हमें नजर आते हैं। तालीम एक और चीज़ है, शऊर एक अलग चीज़ है। तो तालीम होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर तालीम के साथ शऊर नहीं होता ना, और सफाई तो निस्फ ईमान है। बात यह कि हमारा माइंडसेट सही तरह से बनाया नहीं गया। हम समझते हैं कि घर के अंदर की टेरिटरी हमारी है, घर के बाहर की टेरिटरी हमारी है ही नहीं। हम अपने घर को ओन करते हैं, मुल्क को ओन करते ही नहीं। ओन करना है, ये ओन करने की बात है कि घर भी मेरा, शहर भी मेरा और मुल्क भी मेरा। मैं अपने आप में भी पूरा मुकम्मल और मैं कौम की हैसियत से भी मुकम्मल। इकबाल ने कहा था ना, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। तो इकबाल इतने बेहतरीन, उनकी जो सोच और उनकी जो दानिश्वर वो थे बेहतरीन, उन्होंने किसी एक फ़र्द को भी, हमारे कौम के एक फ़र्द को भी आज़ाद नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा अगर हम तरक्की करेंगे तो हर फ़र्द का उसमें कंट्रीब्यूशन है। इसके ऑपोजिट भी सोचिएगा, क्योंकि हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। अगर हम तरक्की नहीं करेंगे तो भी हर फर्द उसमें शामिल है। उसमें हुकूमत को इल्ज़ाम देना, उसमें लोगों को या दूसरों के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अपने गिरेबान में हम झांक लें कि हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरह से बेहतरी कर सकते हैं। एक लेजीनेस भी तो है आलिया भाभी, जिसमें अगर हम फॉर एग्जांपल सीवी पर जाएं, वहाँ पर डस्टबिन लगी होंगी, लेकिन 10 फरलांग के फासले पे जो आप वॉक करके आइसक्रीम खा रहे होंगे उसका रैपर आप वहीं फेंकेंगे, 10 फरलांग दूर जाकर डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने रैपर फेंक दिया बाहर, गाड़ी गंदी ना हो जाए, बाहर फेंक दिया। इसी तरह अपनी खिड़की से किसी रैपर को बाहर फेंक देना। बच्चा तो तब फेंकेगा जब आप फेंकेंगे, बच्चा क्योंकि ज़्यादा कॉपी करता है। ये हम सिखा नहीं रहे, शायद ये हम बच्चों को बता नहीं रहे। बहुत दुख से कहूँगी कि मैं, तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि इतनी सी बात के लिए भी मैं इंतज़ामिया को कहूँगी कि पनिश करे। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब बहैसियत कौम हमारा एक मिजाज ऐसा बनता चल गया है कि हमें ज़रूर कोई दूसरा चेक करेगा। एक चेक एंड बैलेंस हमारे अंदर होता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं मज़हब के हवाले से कहूँ तो मज़हब ले लूँ या मैं समाज को ले लूँ या मैं अपने कानून को ले लूँ, वो चेक एंड बैलेंस अंदर होगा कि मुझे कोई पकड़े या ना पकड़े, मैं खुद, मेरा दिल दिमाग तो मलामत करेगा ना। वो साइकी ख़त्म हो गई है। और अगर फिर दूसरी तरफ ले जाऊँ तो बात ये है कि अगर आप इस किस्म की कोई पनिशमेंट्स लगाएंगे तो शायद तभी इनको अकल और शऊर आएगा। शऊर इनको है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको लेजीनेस भी और उनको ये इजी लगता है कि फेंक देंगे और कोई हमें पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये जो मैं समझती हूँ बहुत सारी वीडियोस बना करती हैं, अगर ये भी वीडियोस बनने लगे कि कितनी बड़ी गाड़ी से कौन सा कचरा बाहर फेंका गया, बिल्कुल कोई तो काम हम कर सकते हैं ना, किसी तरह तो हम पब्लिक को, अपने लोगों को संभाल सकते हैं, हम इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन ये भी होता है कि जो कचरा कुंडियाँ बनाई जाती हैं फिर वो कुछ अरसे में गायब भी हो जाया करती हैं। और उसमें क्या कहूँ, हमारे वो लोग जो एक बहुत बड़ा फाउंटेन लगा था और उसके हर पुर्जा निकाल लिया गया था और बेच दिया गया था, तो लोहे की चीज़ तो आप कहीं भी लगाइएगा वो बेच दी जाती है, ढक्कन तक गायब हो जाते हैं यहाँ पे तो, और कोई पूछने वाला नहीं। और ये भी कहूँ कि करोड़ों के घर होते हैं और अगर बाहर वो 2000 का ढक्कन है तो नहीं लगाते, और जब कोई
कोई बच्चा गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, शोर मचाते हैं। जहन तो इतना हमारा माऊफ है कि मैं एक इलाके में मेरा जाना हुआ, दोनों तरफ बड़ी बड़ी उनकी बिल्डिंग्स थी 3 मंजिला, और बीच में एक प्लॉट जो है वो खाली था। दोनों घरों से कचरा उस खाली प्लॉट में जा रहा था। मज़े की बात यह है कि जिसका खाली प्लॉट था उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वहाँ नहीं था। तकलीफ कौन उठा रहे थे? दोनों घर वाले। और वो शिकायत कर रहे थे कि हम मुतवातिर बीमार रह रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं ये। तो मैंने उनको यही कहा, मैं और कह रहे हैं कि ये फ़र्ज़ इसका है जिसका प्लॉट है। अच्छा, यानी जिसका प्लॉट है वो उसकी सफाई करे, वो उस पर कंस्ट्रक्शन कराए, वो रहता ही नहीं। ये माइंड सेट है कि आप जो गंदगी ये सोच के फैला रहे हैं कि दूसरा असरअंदाज होगा, आप बराह रास्त खुद उससे असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ये सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते। कल एक जगह मेरी गाड़ी थी, रोड पे सामने एक बस ख़राब हो गई और अफ्तार का टाइम था, मुझे अफ्तारी ज़ाहिर बनानी थी, तो मैं ज़रा जल्दी में थी। वो बस वाला टायर बदल रहा था और उसने जब मैंने हॉर्न पे कहा कि भाई जगह छोड़ दो, तो कहने लगा देख नहीं रहे कि हम टायर बदल रहे हैं। अच्छा हो गया। अब साइड पे मैकेनिक के लिए 2 गाड़ियां खड़ी थी और जब उनको कहा भाई तुम रोड को छोड़ो, तो कहने लगा हम तो कोने पे खड़े हैं, जो बीच में खड़ा है उससे बात कीजिए। हमारा माइंडसेट ये हो गया, हम सब गलत हो गए। हम सब, वो भी पार्किंग में नहीं था और ये भी बीच में टायर बदल रहा था, और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आवाज़ ऊंची कर लेते हैं और आवाज़ ऊंची करके हम ये समझते हैं कि शायद हम हावी हो जाएंगे। अच्छा चलिए, आप वक्ती तौर पे हावी हो भी गए, कैसे सोल्यूशन निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। कैसे बेहतरी आएगी? बिगाड़ होगा। तो बेहतर है हम लॉजिकली सोचें, और हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। पाकिस्तान क्या, मैं ये पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। जब ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ने, जब यहाँ धुआं गया और ओजोन लेयर की डिप्लीशन हुई, पता चला ना कि पूरी दुनिया एक ही साथ डूबेगी, खुदा ना खास्ता। अगर अच्छाई होगी तो पूरी दुनिया की, और अगर बुराई तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जब पूरी दुनिया एक ही कश्ती में सवार है तो हम तो एक ही मुल्क के लोग हैं, हम तो एक ही साथ कामयाब होंगे। और अल्लाह हमें कामयाबी ना करे, क्योंकि मुझे दूसरे अल्फाज अच्छे ही नहीं लगते। और वो इकबाल आज बहुत मेरे दिल में आ रहे हैं, उसकी वजह ये कि इकबाल की हर बात बहुत बेहतरीन है। उन्होंने कहा ना, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैं कभी कभी सोचती हूँ ये शजर कौन है और उम्मीद कौन सी है? ये शजर हुकूमत है या ये शजर हमारी आवाम है? लेकिन कोई शजर, इकबाल ने अगर कह दिया कि एक शजर है तो शजर तो है, उससे पेवस्ता भी रहना है और उम्मीदें बाहर भी रखनी है। अच्छा भाभी, अब जैसे हम देखते हैं कि एक जगह से उठाते हैं कूड़ा, अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, किसी के प्लॉट में फेंक देते हैं, किसी के घर के सामने फेंक देते हैं, कोई निज़ाम नहीं है। अब क्या कोई कानून बनाया जाए कि कोई किसी के घर के बाहर कूड़ा फेंक रहा है या किसी के प्लॉट में, तो भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? इससे पहले कि मैं कि आप बाकी जवाब दें, आलिया भाभी, इस वक्त हम जो फुटेज दिखा रहे हैं, अगर स्क्रीन पर भी आप देखें कि ये प्लॉट वाला मामला भी नहीं है, ये पूरी एक गुजरगाह है। इसका मतलब है कि यहाँ रहने वाले तमाम लोग यहीं पर कचरा फेंकते हैं और फेंकते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्सा, एक प्लॉट, एक नुक्कड़ नहीं है, ये पूरा का पूरा रास्ता है जिसमें रोड गायब हो चुकी है और वह पूरा इलाका भर चुका है कचरे से। इसका मतलब क्या है? कोई एक शख्स नहीं है, ये कोई दर्जन भर शख्स नहीं है, ये पूरा इलाका जिम्मेदार है। कराची की आबादी को देखिए, उस आबादी के हिसाब से पर हेड अगर आप कचरा निकालेंगे तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितना कचरा होता है। और मैं मज़े की बात ये, कचरा नहीं होता, कचरे से आप बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इतने दुख की बात है कि हम हर चीज को ही खो देते हैं, सेग्रीगेट ही नहीं करते नहीं। और हम उससे इसमें कितनी चीजें वो होती हैं जो रिसाइकिल हो जाती हैं। और हमारे अफगानी बच्चे, यकीन जाने, वो जो मैग्नेट लेके घूमते हैं कचरे में, वो उसको करते हैं, उससे उनको जो लोहा मिल जाता है वो उसको बेच के अपने शब रोज उससे गुजारते हैं, अपना पेट उससे पालते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे आके कपड़ा उठाते हैं। वो कपड़ा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो उन सोफों में भी इस्तेमाल होता है जहां वो भरा जा रहा होता है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे वो कागज उठाते हैं। अल्लाह करता कि मेरे ये सारे बच्चे किसी स्कूल में जाते, किसी तदरीस में जाते, किसी अच्छी जगह काम करते, लेकिन अगर ये वहां नहीं जा पा रहे हो, मुझे भी कोई करीब में वो उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, और ये बच्चे यही काम करें, एटलीस्ट इनको ही चैनलाइज कर दिया जाए। ये कोई कम आबादी नहीं है, ये बहुत बड़ी आबादी है जो कचरे में घूमती फिरती है, लेकिन हम इनको भी मिसयूज करते हैं। ये खुद भी बीमारी लेते हैं, ये उस बीमारी को फैलाते भी हैं, और उस कचरे में से जो चीजें उठाते हैं वो सही अंदाज में इस्तेमाल भी नहीं होती। इवन जो ये जमा कर कर देते हैं उसकी भी सही कीमत इन लोगों को मौसूल नहीं होती। अगर हुकूमत कचरे को भी सही तरह इस्तेमाल कर ले, इस कचरे से भी रोजगार बनता है। ये कचरा भी जब रिसाइकिल होता है तो उस कचरे से हम, अगर मैं समझती हूँ कागज को हम रिसाइकिल करेंगे तो कितने सारे दरख्त हैं जो कटने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें रिसाइकिल हुआ करती हैं। लेकिन ये जिस फुटेज को आपने दिखाया जिसमें इतनी लंबी एक पूरी यहाँ से वहां तक पूरी जगह है, इतनी है, उसको मैं अवाम को इस तरह नहीं कह पाऊंगी कि इतना बड़ा काम
काम ना अवाम के पास इतने सारे मैं आपसे ये पूछने लगी थी कि अवाम तो चलें ठीक है ना, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करिए, लेकिन म्यूनसिपल कमेटियाँ भी तो बनाई जाती हैं, उनको भी तो एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। बनाई भी गई थी, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बनाई गई थी, उनके लिए बहुत सारे बिल्स भी हमारे घरों में आए थे, वो बिल्स पे भी किए गए थे। लेकिन हम क्या करें कि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम में कैसा है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा होता है उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। मैं ये कहती हूँ कि सियासत कहीं भी जा रही हो, मेरे मुल्क की कोई भी आ रहा हो, लेकिन किसी की भी कोई भी शख्स अगर अच्छी पॉलिसी लाता है, कोई भी हुकूमत कोई अच्छा काम शुरू करती है, तो दूसरी हुकूमत उसको ख़त्म इसलिए ना करे क्योंकि सियासी तौर पर उसको लेट डाउन करना है। अच्छी पॉलिसीज़ को हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हमारे पास चाहे वो ट्रेन बन रही हो, हमारे पास चाहे वो कोई और काम हो रहा हो, चाहे ये सफाई का काम था, एक ने शुरू किया, एक ने आते उसको ख़त्म कर दिया। सियासत अपनी जगह और अवाम की बेहतरी के लिए काम सबने करना है, तब तो ये मुल्क सर्वाइव करेगा। और अगर हम शख्सी पसंद और नापसंद में अना में इतने ज़्यादा उलझ जाएंगे कि अवाम को हम जीने नहीं देंगे, तो याद रखिएगा ये अवाम भी आपके साथ, फिर चाहे वो हुकूमत हो, इदारा हो, इंतज़ामिया हो, फिर अवाम से दुआएं नहीं, साथ भी नहीं मिले। लेकिन ये भी तो है ना कि जैसी अवाम है वैसी हुक्मरान फिर मुसल्लत किए जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने कह दिया। तभी तो मैंने कहा ना कि जब इकबाल ने कहा कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हम में से कोई भी अपने आप को उस चीज़ से बाहर ना समझे। हम सब शामिल हैं, बिल्कुल सही बात। थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबने डालना है। और हम ही लोग हैं जो बाहर जाके सफाइयाँ भी करते हैं, हमारे लोग हर दफ़ा हम जुमला यहाँ क्यों नहीं करते, अपना घर क्यों नहीं समझते इस मुल्क को। थैंक यू वेरी मच आलिया भाभी, आप साथ मौजूद थी। और जिम्मे की है वो चाहे इदारा हो, वो चाहे हुकूमत हो, वो चाहे आप और मैं, हम सब हों, तो हम सबको ये सीखना है कि कहीं पर बाहर जा रहे हैं और कुछ खाने पीने का भी प्लान है तो एक शॉपर साथ लेकर जाएं ताकि कचरा उसमें फेंकें और फिर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर आप उसको पहुंचा सकें। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब मूड को कुछ बदलते हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि म्यूजिक सुना जाए, अच्छा सा पाकिस्तानी म्यूजिक। अच्छा, अब म्यूजिक आपको सुनना है, ऑप्शन दे देता हूँ। सजाद अली का गाना सुनना चाहेंगी? ठीक है। सजाद अली का गाना लाइव सुनना चाहेंगी? सही है। यहीं पर बैठे बैठे सजाद अली का गाना सुनना चाहेंगी? ये तो बेहतरीन है। आप भी सुनना चाह रहे होंगे, दिखाएंगे भी, मिलवाएंगे, लेकिन जरा सुनाते हैं आपको सुरीली सी आवाज। पानियों पे चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं है हो। क्या बात है जनाब, सजाद अली इसमें 10 सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी आवाज़ बिल्कुल सजाद अली जैसी है, खूबसूरत इनकी आवाज़ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे आप? अल्लाह कैसा। वायरल हुए हैं जनाब, आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपकी कोई ना कोई वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद फिर बड़े चर्चे होते हैं। सजाद अली से राब्ते में भी हैं? स्पेशली पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बुलाया, और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू किसी चैनल पे। जबरदस्त। पहला इंटरव्यू जनाब। समा खोज निकालता है ना सितारों को। क्या बात है जी, जबरदस्त। सजाद, तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक बताएं। यूर सिक्योरिटी गार्ड, कब से हैं, कब से गुनगुना रहे हैं? वाई सजाद अली की आवाज़ भी बिल्कुल उन जैसी है, फोकस भी आपका है कि उनके ही सारे गाने गुनगुनाने, क्यों? जब मैं पैदा हुआ था 1987 में, तो सजाद सर का एक एल्बम आया था गज़ल बहार के नाम से। अच्छा। तो उन्हें बहुत सारी गज़लें थी, साहिल पे खड़े हो, बने थे दोस्त वगैरह, कोई तो बात हो ऐसी। पैदा होते साथ ही गाने सुने थे आप? नहीं, मैंने नहीं सुना, मेरी अम्मा ने सुने थे। तो उनको इतना पसंद आया था, उन्होंने कहा कि बेटा होगा तो सजाद अली नाम रखूंगी, बेटी होगी तो महनाज रखूंगी। अम्मा ने इतना उनको महनाज और सजाद अली बहुत पसंद। सजाद अली पसंद थे, उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बेटा हुआ उन्होंने कहा नाम सजाद अली। हाँ, सजाद अली। तो सजाद अली ने भी सोचा कि चूंकि अम्मा की ख्वाहिश थी तो अब फिर आवाज़ भी वैसी ही हो जाए। बस ये अल्लाह की तरफ से। सुना फिर आपने सजाद अली को बहुत ज़्यादा? हाँ, मैंने 2015 से गाना स्टार्ट किया। अच्छा, 2015 से। यानी कि जब मैच्योर हुआ, समझ जाए कि मैं थोड़ा अच्छा गा सकता हूँ। पहला कमेंट ही कब मिला कि जो आप गुनगुना रहे हैं बिल्कुल सजाद अली की आवाज़ लग रही है? ये मुझे कहा था अनवर सर का फ़ोटो सामने लगा हुआ है, बिलाल मकसूद सर ने कहा था मुझे। अच्छा। जब मेरी वीडियो वायरल हुई, एक तो उन्होंने मुझे कॉल किया खुद। अच्छा। मेरा वीडियो भी शेयर किया उन्होंने अपने वॉल पे, और मुझे कहा कि नंबर दें। उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि इतना अच्छा कैसे गा सकते हैं आप, और मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पसे पर्दा किसी को आवाज़ ये सुनाई जाए वो नहीं कहेगा कि देखे ना, इवन हमारे व्यूअर्स भी शायद यही सोच रहे होंगे जब हमने आपसे कहा कि सुनाते हैं आपको। तो मेरा ख्याल है कि डिस्कशन भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जिस गाने पे मैंने आपको रोक दिया वो थोड़ा सा और सुन लेते हैं। ज़रूर। पानियों में
चल रही हैं कश्तियाँ भी जल रही हैं, हम किनारे पर नहीं हैं हो। जिंदगी की मेहरबानी है मोहब्बत की कहानी, आंसुओं पे पल रही है हो। ओ हो 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 जो कभी मिलते नहीं हैं मिल भी जाए, जो कहीं पर ना मिले तो गम नहीं है हो। दूर होते जा रहे हैं ये किनारे वो किनारे, ना तुम्हारे ना हमारे हो। हो 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 हो। क्या बात है, क्या बात है। सजाद, ऐसा भी होता है ड्यूटी के दौरान जो बाकी कोई कोलीग हो या वहाँ पर जो जिनकी ड्यूटी हो या और कोई ऑफिस वाले, वो भी जिनको मालूम हो कि आप गुनगुनाते हैं, बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, और वो इसका फ़ायदा उठाएं, बैठ जाएं वहीं पर, महफिल वहीं जमाएं और वहीं आपसे कहें सजाद शुरू हो जाओ। हाँ, ऐसा ही होता है, बल्कि ऐसा ही होता है कि मैं जिस प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो वहाँ पे एक बंदा गिटारिस्ट है। अच्छा, ओके। तो उसको बेनिफिट मिल जाता है अच्छा सा है कि तो गिटार बजा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं। हाँ, वो गिटार नहीं बजाता, खैर वो अपने हिसाब से कॉर्ड लगा रहा होता है अपने दिमाग में, गिटार तो नहीं लेके आ सकता, मगर वो कहते हैं कि हम आपसे काफ़ी सीखते हैं। तो ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि वो मुझसे सीखते हैं, क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं। ओके। क्योंकि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म बहुत कम है, पहली बात जो कि मैं बात करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से, कि अहमद शाह साहब आर्ट काउंसिल के बड़े हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बहुत सारे बजट मिलता है, तो मगर किसी नए टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। आपने कभी कोशिश की? बहुत कोशिश की, मगर उस्तादों के मुँह इतने बड़े हैं कि इतनी मेरी सैलरी बड़ी नहीं है, पैसे बहुत मांगते हैं। हाँ, तो अगर उस्ताद का हक भी बनता है, मगर ये नहीं है कि अब इस मुल्क में मैं सॉरी से ये कहना नहीं चाहिए, मगर ये कहता हूँ कि किसी गरीब के लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। इवन के बहुत सारे चैनल्स पे शोज़ हुए हैं, मैं ऑडिशन दिया है मैंने, मगर उसके बाद भी हमें इतना, यानी कि उसमें डिले किया गया, बात लाइनों में खड़ा किया गया, गर्मियों में खड़े रहे बाहर, उसके बाद भी कुछ नहीं, रात को 2-2 बजे तक, सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक हम लाइनों में खड़े रहे ऑडिशन के लिए। मगर उसके बाद क्या हुआ, कल आइएगा परसों आएगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने किराए। फिर हम नौकरी भी करते हैं, नौकरी भी करता हूँ, ऑडिशन दिए, पाकिस्तान आइडल में 2013 में ऑडिशन दिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई और फिर बुरी भी हुई। बुरी इसलिए हुई कि फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जिम्मेदारी। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक रास्ता बना देता है, जब इंसान मेहनत करता है तो रास्ता अल्लाह पाक बना देते हैं। मुझे बताएं कि आपने कहा कि आपकी अम्मा को सज्जाद अली बहुत पसंद है, तो अम्मा ने कभी कहा कि चलो बेटा आज ये गाना सुना सज्जाद अली का? हाँ, उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है गाने के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सज्जाद अली देखना चाहती हूँ। तो हमेशा से ये रहा कि उन्होंने मुझे कहा कि सज्जाद अली ने जितनी स्ट्रगल की है अपनी ज़िंदगी में, उससे सीखो। ओके। इवन के सज्जाद सर के रिलेटिव्स वगैरह, सज्जाद सर से भी बात एक बार हुई है। क्या कहा था तो उनका, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। उन जब मुझसे मिले, इवन के मेरी फ़ोटो भी स्क्रीन पे चल रही उनके साथ ही, तो उन्होंने मुझसे हाथ पे पकड़ के कहा कि तुमने मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी, तो मैंने कहा तो क्या आप भूल गए थे या फिर डर लग रहा था? मैं डर रहा था, मैं कांप रहा था, मेरी ज़ुबान से कुछ निकल ही नहीं रहा था उनके। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहा कि सबको कहा कि ये बंदा बहुत अच्छा गाता है। ओके। और लकी सर को कहा कि इसका ख्याल रखना। अभी भी आपकी आंखें नम है, वो लम्हात याद आ रहे हैं। बहुत कमाल के बंदे थे, क्योंकि जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके सामने बात करूं, क्योंकि बचपन से बात करने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन गुनगुनाया था? नहीं, हिम्मत नहीं हुई। वो एक इवेंट में, कॉर्पोरेट इवेंट में आए हुए थे। ओके। तो थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, उसके बाद फिर बहुत बार कराची में आए हैं, मगर क्या होता है कि मेरी जॉब और उनके फिर आने की टाइमिंग ऐसी होती है, फिर घर पे लौटना वगैरह ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मगर ये दिल में है सज्जाद सर। क्या बात है। अब ये मुझे बताएं कि इस वक्त वालिदा भी देख रही होंगी?
ज़रूर घर पे बैठी हुई हैं वो, हालांकि उनका अभी ऑपरेशन हुआ है आंखों का, तो अभी तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनको जब मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू होता है ना, इसी दिन के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ कि ये दिन देखूँ, और अच्छा बहुत हुआ है। पोर्ट ग्रैंड में भी मुझे बोला गया एक होटल है, वहाँ पे भी मुझे उन्होंने कहा है कि रात को आप आइए। हर काम में देर होती है मगर अंधेर नहीं, तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि एक दिन मेरा भी आएगा, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। अभी अगर आपकी वालिदा ज़ाहिर सुन रही हैं, और मैं अगर ये कहूँ कि समझिए ये कैमरा नहीं, ये वालिदा हैं, जो ये उन्हीं की आंख है जो आपको इस वक्त देख रही है। वालिदा की ख्वाहिश, उनका ख्वाब, नाम भी रखा सजाद अली, गुनगुनाया भी आपने सजाद अली की तरह, सपोर्ट भी वालिदा ने बहुत किया। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, इट्स योर फर्स्ट इंटरव्यू, वालिदा आपको देख रही हैं, वालिदा समझें वहाँ बैठी हैं, उस कैमरे के अंदर बैठी हैं, तो वालिदा को कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको क्या कहूँगा, उनके लिए तो लफ्ज़ नहीं है। पहली बात तो उनका एहसान सबसे बड़ा ये कि मुझ पे नाम सजाद अली रखा। उसके बाद सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, जितने दुख हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। ये ज़िंदगी मुश्किल रही आपकी भी, आपकी वालिदा की भी, सिक्योरिटी गार्ड आपकी ज़िंदगी टफ़, लेकिन फिर भी आप एक हिम्मत से यहाँ बैठे हैं, आप बात करें। मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीख सकें आपसे कि जिनकी लाइफ टफ़ होती है, फिर भी वो अपने इस पैशन को, अपने इस शौक़ को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। आपने जिस तरह कहा ना, 2013 में पाकिस्तान आइडल के लिए भी आपने ट्राई किया। बिल्कुल। आप शहरों शहरों गए होंगे, आप कतारों में लगे होंगे, रातों को जागे होंगे, ड्यूटी के साथ मुश्किल लम्हात गुजारे होंगे। शायद कभी आपने ये सोचा होगा कि आज मैं खाना नहीं खाता, ये पैसे मैं ट्रांसपोर्ट पे लगा दूंगा। हाँ, ये तो बहुत बार हुआ है। इवन कि आपने वालदा के लिए कहा, तो बचपन में मुझे तो पता ही नहीं होता था सिंगिंग क्या है या क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि सजाद अली को सुनो, ये एक अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का जो बना सकते हैं, आप इनको सुनोगे शायद आपका भी फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम यूज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना उनकी आवाज़, ये अल्लाह की तरफ से बेशक उन्होंने कुछ सोच के नाम रखा, शायद उन्होंने थोड़ा सा मेरी आवाज़ में असर डाल दिया उनका। तो हमने ऐसे दिन भी देखे कि बचपन में हमारे पास नाश्ते के पैसे नहीं होते थे, बैठे हुए होते थे। वालदा ने सब्र दिया कि किसी से मांगना नहीं, जो करना है अपने दम पे करना है, और बस किसी के सामने कुछ कहना नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस अल्लाह पे आसरा रखोगे, एक दिन ज़रूर आएगा। और मैंने यहाँ पे बैठा हुआ, देखा, उम्मीद आपने रखी ना, अल्लाह पे भरोसा रखा आपने। ये एक कुदरती तरीका भी है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक होता है। और मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं किसी बड़े आर्टिस्ट से बात कर सकूँ। इवन सजाद सर से तो कभी भी नहीं, मैं रोता था लोगों के सामने, मुझे मिला है यार, मुझे मिला है। सजाद, ये आपकी माँ की दुआएं हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है। वो यकीनन आपको देख रही हैं, आपने कहा कि वो घर पे बैठी हुई टीवी में लगा के देख रही हैं। तो वालदा का सबसे मोस्ट फेवरेट गाना जो कि सजाद अली का बहुत ही सुनती हैं, वो आज आप वैसे तो वो एक टुगेदर गाना है सजाद सर और मलका तरन्नुम नूरजहान का। जब सजाद सर भी ऐसे आके खड़े हुए थे और मैडम नूरजहान हंस के उनको देख रही थी। मेरी वालदा का नाम भी नूरजहान ही था माशाल्लाह। तो ये एक कोइंसिडेंस है। तो मैं उनकी एक बहुत पसंदीदा उनका गाना है कि जो उन्होंने गाया था। और मैडम नूरजहान, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि मैडम सामने बैठी हुई होंगी और बिल्कुल सुन रही होंगी, देख रही होंगी मुझे, और उनसे इजाज़त लेते हुए कि उनका गाना सजाद सर से भी इजाज़त। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार बावरी चकोरी, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा,
अब तो आजा, देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार। बावरी चकोरी बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार बावरी चकोरी। क्या बात है, ज़बरदस्त सजाद। ख्वाहिश तो एक और भी है, यूँ तो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम पड़ जाता है, अगर रावी भी हो जाए तो। हाँ ज़रूर। जेथों कदरावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ लां, मैं पानी चों सान चोड़ लां। जेथों कदरावी लंघ जावे, हाय दारारी दारा रा रा। इसमें एक बोनस है। किन्नी देर लानी तू किन्नी देर लावेगा, सा मुक जाने जदों उस वेले आवेगा। मुक्कियां दुआवां उड़ गए चावां, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कटना नहीं वे लंघना नहीं। यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा। थैंक यू सो मच सजाद, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया और आपकी वालिदा का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सब लोग। उनकी वजह से आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो थैंक यू माँ जी। आपने तो क्या परवरिश की है, इतना मजबूत आपका ये बेटा है कि जब्त कर लेता है आंसू और फिर भी मुस्कुराता है, फिर भी गुनगुनाता है। थैंक यू सजाद। एक और अहम मामला है और वो ये है कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के इक़्तिसादी राबता कमेटी ने भारत के साथ अशिया की बाकायदा तजारत शुरू करने की इजाज़त दे दी है। भारत से अब चीनी, कॉटन और धागा दरामद किया जाएगा। 5 लाख टन चीनी की कमर्शियल इंपोर्ट पर टैक्स भी लागू होंगे। ये अहम मामला है, इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आबिद सुलेहरी साहब। आबिद साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो पेशरफ्त हुई है इसको आप कैसा देखते हैं, दोनों मुल्कों की आवाम के लिए, दोनों मुल्कों के किसानों के लिए? देखिए, ये कंज्यूमर्स के फायदे के लिए है और हमें मालूम है कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो मुख्तलिफ दूसरे फैक्टर्स थे, कपास की फसल में जो डिक्लाइन आया है, तकरीबन जो हमारा टारगेट था, टारगेट से 5 मिलियन बेल कपास जो थी वो कम हुई है। अब अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें जिसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिकॉर्ड ऑर्डर मिले थे, तो वो सारा एडवांटेज जो था वो अरोड हो जाता अगर हमारे पास कपास ना होती। इसमें जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने तो इजिप्ट से कपास मंगवा ली या किसी और मुल्क से, लेकिन जो छोटे प्लेयर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उनके लिए इंडिया जो थी वो सबसे बेहतर ऑप्शन थी और इसीलिए हुकूमत ने इस पे यॉर्न यानी धागा और कॉटन जो है वो मंगवाने की मंजूरी दी। इसी तरीके से जब आप चीनी की बात करते हैं तो चीनी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत में जिस तरीके से रिफाइंड शुगर में इजाफा हो रहा है, तो इंडिया जो है, इंडिया से हमें 20% सस्ती चीनी जो है वो अवेलेबल है। सर, इसको जरा आसान करके अगर आप समझा सकें आबिद साहब कि अगर चीनी 5 लाख टन हम दरामद करते हैं भारत से, जो कि आपको लगता है कि आलमी मार्केट की निस्बत थोड़ी सस्ती पड़ेगी, तो क्या ऐसी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एट दिस पॉइंट के फी किलो चीनी की कीमत क्या नजर आ रही है आइंदा आने वाले दिनों में जब इंपोर्ट हो जाएगी, आ जाएगी? देखिए, अगर आपको 20% कम कीमत पे चीनी मिलती है इंटरनेशनल मार्केट से, तो इसका मतलब है कि आपको ये तकरीबन 80-85 इसमें पड़ रही होगी पाकिस्तान में। और ये अगर आज का हम रेट कंपेयर करते हैं, इस वक्त जो फ्यूचर चीनी में, जैसा कि आपने वो देखा, एक सट्टा का जो सिलसिला चल रहा था उसको
FIA ने और बाकी तहकीकाती एजेंसियों ने जो अनर्थ किया है, तो इसके सौदे जो है फ्यूचर फॉरवर्डिंग इसके सौदे हो रहे होते हैं। अप्रैल में रेट शेयर निकलेगा, मई में रेट शेयर निकलेगा, और ये अमूमन शुगर मिल्स के गोदाम में ही पड़ी रहती है। तो अगर आपके पास एक जो कसीर तादाद है वाफर मिकदार में ये इंडिया से आ जाती है, तो एक तो जो यहाँ पे हैं स्टॉकिस्ट और होल्डर्स, उन पे प्रेशर पड़ेगा कि वो अपने स्टॉक्स को बाहर निकालें, और दूसरा ये है कि कंज्यूमर्स को इसमें फ़ायदा होगा। आबिद साहब ये भी समझा दें कि अगर कपास वहाँ से आ रही है, यानी कपड़ा वहाँ, कपास वहाँ से आएगी, कपड़ा यहाँ पर बनेगा, चीनी वहाँ से आएगी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, तो जब महंगाई का एक तूफान बरपा है पाकिस्तान में, आने वाले दिनों में हम देखें कि उसमें रुकावट आ जाएगी, वो महंगाई का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ना सिर्फ ये चीनी पे बल्कि ये पेरिशेबल कमोडिटीज़ पे भी होगा। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब तक वाघा ट्रेड बॉर्डर पे ट्रेड बंद नहीं हुई थी, दोनों मुल्कों में, इंडिया और पाकिस्तान में, ये सब्ज़ मिर्चें, गार्लिक, अनियन, पोटैटो, बनाना वगैरह, तो इनका आपस में एक्सचेंज वो जारी रहता था, ट्रेड जो है, और किसी एक मुल्क में उनकी इस कमोडिटी की कीमत बढ़ने लगती थी तो दूसरे मुल्क से मंगवा के स्टेबलाइज कर लिया जाता था, क्योंकि सरहद के दोनों तरफ कोई ऐसे स्टोरेज हाउसेज नहीं है, कोई कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है कि पेरिशेबल कमोडिटी को आप ऑफ सीजन के लिए प्रिजर्व कर सकें। इसका मतलब ये समझे कि इससे नुकसान भारत को भी हुआ और पाकिस्तान को भी, क्योंकि अगस्त 2019 जब ये ट्रेड बंद हुई थी उस वक्त से लेके अब तक जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ वो भी जरा बताएगा, और इससे पहले पाकिस्तान कितने ज्यादा फायदे में था उसको भी जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, अगर आप ये ट्रेड वॉल्यूम देखते हैं दोनों मुल्कों का, तो ट्रेड वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया की ट्रेड में अगर आप टोटल पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड जब 2019 से पहले भी जब आप देखते थे, तो वो एक बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट थी जो हमारी एक्सपोर्ट उनकी तरफ जाती थी। इस तरह से हमारी ट्रेड में भी कोई लंबी चौड़े फिगर्स नहीं थे। $2 बिलियन से कम की जो थी हम इंपोर्ट इंडिया से कर रहे थे। हमारी तरफ से छुहारे और सीमेंट ये दो मेजर आइटम थे जो कि इंडिया जा रहे होते थे। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके पास पेरिशेबल कमोडिटीज़ को स्टोर करने के लिए कोई वो नहीं है, मोडेलिटी नहीं है, तो फिर ऑफ सीज़न इनकी कीमतों को बरकरार रखने के लिए जो क्विकेस्ट ऑप्शन थी दोनों तरफ, वो यही था, ट्रेड था। अब भी अगर हम देखते हैं चाइना ताइवान को रिकग्नाइज नहीं करता, लेकिन आप देखिए कि चाइना और ताइवान की ट्रेड जो है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी वो रिलेशन चाहे जैसे भी हो, इश्यूज जो भी हो, बट ट्रेड इंपॉर्टेंट होती है और ये आवाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि ये जो इजाज़त दी गई है चीनी की, धागे की, कॉटन की, कि वो हम दरामद कर सकते हैं, तो ऐसे में बरामद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, इस वक्त पोटेंशियल क्या है पाकिस्तान के पास, जो चीज़ें हम वहाँ भेज सकते हैं जो कि वहाँ की ज़रूरत है, वी हैव दैट एक्स्ट्रा। देखिए, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करने की बात है वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारे पास जो दो चीज़ें थी जो कि हम उनको रेगुलर भेजते थे, वो सीमेंट था और वो ड्राई डेट्स थी, ड्राई फ्रूट था, ड्राई डेट्स थी, वो हम उनको भेजते थे। वहाँ पे जो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स और बहुत सी दूसरी रसूमात है, उसमें छुहारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जो कि सारा पाकिस्तान से जाता था। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी थी। पाकिस्तान ने इंडिया को कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया था। इंडिया ने यूनिलैटरली हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था ट्रेड में, लेकिन ये 2019 में इंडिया ने वो ख़त्म कर दिया था और हम पे टैरिफ लगा दिया, 200% ड्यूटी लगा दी जो पाकिस्तान से जो भी चीज़ उधर जाएगी। तो अब देखना ये है कि जो ये ताल्लुकात जो हैं थोड़े से ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि क्या इंडिया अपना जो ड्यूटीज है उनको रिवाइज करता है। सर ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स पाकिस्तान नहीं लिए अभी तक, वहां से कोई अच्छा स्टेप नजर नहीं आया? नहीं, आपको जो वहां से अच्छा स्टेप नजर आ रहा है वो ये है कि सीज फायर के बाद इस वक्त जो भी मेरे ख्याल में जिन आलमी ताकतों ने इसमें एक गारंटर का रोल प्ले किया है, वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्कों पे एक इक्वली उनको समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक दूसरे पे कोई एक्विजिशन या काउंटर एक्विजिशन वो नहीं। आबिद साहब, और हमने देखा कि आदिल अल जुबैर भी बड़े वाज़े अंदाज में ये कहते हैं कि शायद अब भारत के पास वक्त ही यही है कि उसने पाकिस्तान से हाथ मिलाना है। मुझे ये भी समझा दें कि सिर्फ टेबल पर बैठने की वजह मफादात है या इसके पीछे हम वो देखें जो कि हमारे दीगर इशूज़ हैं उनको भी हल किया जाएगा? आपकी नज़र में टेबल टॉक का मकसद क्या है? देखिए, टेबल टॉक अगर आप इंडिया की इस वक्त की सूरत हाल देखते हैं तो पिछले 4 माह से वहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है
पंजाब, हरियाणा, यूपी। अब जो मोदी गवर्नमेंट है उस पर अपना एक इंटरनल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ उसकी वेस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पे हमेशा से जो है एक डिस्टर्बेंस चल रही होती है। जो इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स उनके लिए चल रही हैं। अब ये जो उनका मशरकी बॉर्डर है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहाँ पे फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट जो है, जिन्होंने कि कोरोना और सर्दी के बावजूद, और अब वो डिटर्मिन्ड है कि दिल्ली की 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों में इंडिया को भी कोशिश होनी चाहिए कि वो थोड़ा सा नॉर्मेलिटी की तरफ जाए, नेबर्स की तो साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में हमने देखा कि जैसे किसान भाई सड़कों पर आए और दिल्ली का रुख करने की भी बात की गई, बड़ा इंतशार हमने देखा उनकी तरफ से फैलाया गया, या दिल्ली सरकार मानने को उनके मुतालबा तैयार नहीं थी। इससे इंडियन इकोनॉमी को भी किसी हद तक तो नुकसान पहुंचा होगा। उस नुकसान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ ये कदम बढ़ाया गया? नहीं, उस नुकसान को पूरा करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इंडिया जो है वो अब पूरी कोशिश कर रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने के नतीजे में, चूँकि इंडियन किसानों को देखिए कि उनको एक जो उनका ट्रेड रूट था उसका एडवांटेज जो था वो तो आपको अमृतसर के किसानों को मिल रहा था। वो आपका जो पंजाब के इंडियन पंजाब के किसान हैं या यूपी हरियाणा के किसान हैं उनको फौरी तौर पे मिलता था। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है इससे भारत के जो किसान हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, और ये एक स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है, क्योंकि हम अमन चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हमारी आवाम भी यही ख्वाहिश रखती है। थैंक यू। साथ मौजूद थे आप, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि शाम में कई बरस से जारी जंग और शोरिश के बाद लाखों बच्चे तुर्क बॉर्डर पर पनाह लिए हुए हैं। इन शामी बच्चों में से हर एक की अपनी अपनी कहानी है। किसी के वालिद नहीं है, किसी का पूरा ख़ानदान ही नहीं है, ख़ानदान बिछड़ गया है, कहाँ है कुछ नहीं पता। शुरू में बच्चे तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरत से भी महरूम थे, लेकिन ऐसे में दुनिया भर से मुसलमान उनकी मदद करने लगे हैं। पाकिस्तान से भी कई लोग इनकी मदद कर रहे हैं। बैतुल इस्लाम वेलफेयर भी इसमें आगे आगे हमें नजर आ रहा है। टर्की बॉर्डर पर सैकड़ों यतीम बच्चों के लिए तालीम और रिहाइश का इंतजाम भी किया गया है। कुछ रोज पहले साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी इस कारवां का हिस्सा बने और अपने हाथों से जाकर टर्की के गवर्नर के साथ यतीमों के लिए एक और नए स्कूल का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने रोटी प्लांट का भी इफ्तिताह किया। आज हमारे कौमी हीरो मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या मनासिर देखे। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वहाँ पर जो आपने माहौल देखा, जो मनासिर देखे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलफेयर स्टेट के साथ जो मैं गया, बैतुल इस्लाम वेलफेयर स्टेट के साथ, इनके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के साथ। और मैंने पिछले साल भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जब आप जाएंगे मुझे बताइएगा, तो उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल सका। इस बार मैं इनके साथ गया हूँ, अल्लाह ने मौका दिया साथ जाने का, और वहाँ जाकर जो मनाजिर देखे हैं वो तो जिन पर गुजर रही है वही बेशक समझ सकते हैं। हम तो अब हमारे बच्चे और हम लोग तो इधर मजे कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ हो रहा है उस पर जितना भी आप मदद कर लें या जितनी भी कोशिश कर लें वो कम है। और इस पे मैं समझता हूँ जब तुर्की गवर्नमेंट ने हमारे साथ ताउन किया और वहाँ के जो गवर्नर थे वो साथ हमारे खुद गए यतीम खाने में और रोटी प्लांट में, उन्होंने वो किया, जाके इफ्तिताह किया, और वहाँ के जो जनरल थे वो भी साथ गए, ये सारी चीज़ें। और वो लोग इतने खुश हुए हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान आए मदद के लिए। इस चीज़ को देख के वो खुश भी हुए, हैरान भी हुए। और जहाँ भी हम जाते थे यतीम खानों में या स्कूल में, जहाँ जहाँ बैतुल सलाम मदद कर रही है, वहाँ उन बच्चों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे होते थे, उनकी बिल्डिंग्स पे पाकिस्तानी झंडे लगे होते थे। अच्छा यूसुफ भाई, पाकिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत भी की। बिल्कुल, जब बात मोहब्बत की हो रही है यूसुफ भाई, तो 2 रोज़ पहले की एक वीडियो मुझे याद आ गई, आपने ट्वीट भी की।
बड़े मोहब्बत से आप अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे लॉन में, और आपने वो जो वीडियो शेयर की, वो ऐसे लम्हात होते हैं, ज़ाहिर है बाप और बेटी का ताल्लुक ऐसा होता है। जब आप वहाँ पर गए और आपने वो बच्चियाँ देखी जिनके वालिद नहीं थे, तो ज़ाहिर है एक वालिद ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकता है कि जब आप अपनी बेटी के साथ खेल रहे हैं, मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वो जज्बात, वो लम्हात सबसे खूबसूरत होते हैं, थकान उतर जाती है। और ऐसे में वो बच्चियाँ जो वहाँ पर थीं जिनके वालिदैन नहीं थे, ख़ास तौर पर जिनके वालिद नहीं थे, उनके चेहरों पर क्या तासुरात थे, उनके चेहरों पर क्या सवाल थे, उनकी आंखें क्या कह रही थीं, उनके लफ्ज़ क्या बता रहे थे? देखिए, ये मैंने पहले ही कह दिया है कि उनके लिए कुछ भी कर देना तो कम है। बेशक। मैंने पहले एक और चीज कही है कि हमारे बच्चे तो यहाँ शहंशाही जिंदगी गुजार। बेशक। जब हमने जाके उन लोग बच्चों को देखा तो मैं अब ये कह तो नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे कि बच्चे जिनकी ना माँ है ना बाप है, उनके पास कुछ भी नहीं है। और कई बच्चे तो ऐसे थे कि क्या कह सकते हैं कि अल्फाज नहीं है कि हम जितनी भी मदद उनकी करें वो कम है। और मैं इसमें बैतुल इस्लाम जो वेलफेयर स्टेट है, रफाई इदारा भी है, और भी ये बहुत चीज़ें करते हैं, जितनी ये कोशिश कर रहे हैं। और मौलाना साहब तो मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह वो बच्चों के लिए कर रहे थे, और जो वहाँ के लोग भी जो ये इस तरह की चीज़ें चला रहे हैं, वो इतनी मोहब्बत से ये काम कर रहे हैं कि बच्चे उनके साथ इस तरह मोहब्बत करते हैं, इस तरह खेलते हैं कि जैसे वो उनके अपनी फैमिली है। और ये नज़र आया यूसुफ भाई, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। और ज़ाहिर है आपकी जो वीडियो मैंने देखी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप शेयर कर सकें किसी एक बच्चे की बात जो कि आपके दिल को छू गई हो। और मुझे यूँ लगा जैसे कुछ बच्चों ने गुनगुनाया भी, और ज़ाहिर है वो फिर आपको साथ बताया भी जा रहा था कि बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हैं। तो अगर वो भी आप शेयर कर सकें मुझे, वो स्पेशली क्या कह रहे थे। देखिए, बच्चे तो सारे बहुत जबरदस्त होते हैं, चाहे हमारे अपने बच्चे, बेशक किसी के सांझे बच्चे होते हैं। तो अपने बच्चों की तरह समझेंगे और उनको देखेंगे तो हमारे दिल में खैर का ये मोहब्बत होगी। बेशक। लेकिन एक बच्ची ऐसी थी जिसकी जो कॉलोनी बनाई थी बैतुल इस्लाम ने, जो 9 घर वहाँ बनाए थे, इसी तरह की एक और कॉलोनी के लिए वहाँ एक बच्ची थी, जो बाकी सब बच्चे खेल रहे थे, वो नाते पढ़ रहे थे। तो एक बच्ची अपने घर के अंदर से विंडो से उनकी वालदा ने उनको निकाल के बिठाया हुआ ताकि वो उन बच्चों को देखे, और वो बड़ी खुश हो रही थी। और उसने मुझे सूरह यासीन भी सुनाई और दुआएं भी दी। तो वो जब पढ़ती थी, क्योंकि मुझे तो अरबी इतनी अच्छी आती नहीं, अच्छी क्या बिल्कुल ही नहीं आती, तो वो फिर वहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि ये दुआएं दे रही है और ये सूरह यासीन सुना रही है, और इसकी वालदा इसको हिफ्ज करवा रही है। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और मैं समझता हूँ कि जो बैतुल इस्लाम का एक वो भी है कि ये तालीम भी दिलवाते हैं, जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मौलाना ने पाकिस्तान में भी बहुत स्कूल बनाए हैं जहाँ O लेवल, A लेवल और बड़ी हायर एजुकेशन दिलवाते हैं, और साथ दीनी तालीम भी। तो दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। और वहाँ के लोगों के लिए भी ऐसे है, जहाँ ये कॉलोनी बनाई है वहाँ स्कूल भी है, मस्जिद भी है, उनके खेलने की जगह भी है, उनके लिए दूसरी चीज़ें भी हैं, उनके खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम बैतुल इस्लाम ये कर रही है माशाल्लाह। और कितने स्कूल हैं जहाँ 11,500 या 17,000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी इतने इदारे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि जो बैतुल इस्लाम इदारों को लेके चल रही है। और ऑब्वियसली ये सारा जो ताबीर ख्वाब तो मौलाना अब्दुल साहब ने देखा, लेकिन साथ उनके जो लोग हैं जो इस अदारे की मदद कर रहे हैं, उनको भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल यूसुफ भाई, जब हाथ पकड़ के लोग एक दूसरे का चलते हैं तो फिर एक चेन बनती है और एक टीम की सूरत में जो है वो कामयाबी आपको मिलती है। मुझे ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान के हीरो हैं, लोग आपसे सीखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान में जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है उसको सामने रखते हैं तो दिल दुखता है। क्या आप क्या इस हवाले से कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? दुनिया में क्या मैसेज आता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है, जो सलूक होता है, और आपकी नज़र में ये कैसा है? देखिए, मैंने पहले कह दिया कि हम जब तक सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे या उनको उस नज़र से नहीं देखेंगे, बिल्कुल हम वो वैसे इंसाफ नहीं कर सकते। कहीं भी ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान का कहीं भी बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए अगर कुछ भी हो रहा है, और हमें इसके लिए मदद करनी चाहिए। और आप देखें, इसीलिए मैं इनके साथ गया भी हूँ, और क्योंकि ये इदारा
पता नहीं कब से ये काम कर रहे हैं। आपने तो अभी देखा है, मैं मेरे ख्याल 2004, 5, 6 से इनके साथ हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में उन्होंने स्कूल बनाए हैं, रफाई इदारा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए, यतीम बच्चे बच्चियाँ और बेवा औरतें, नो डाउट यूसुफ भाई, और सबके लिए कर रहे हैं। एजुकेशन में तो बहुत अच्छा काम, एजुकेशन में भी बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं यूसुफ भाई। जी बहुत जबरदस्त। नो डाउट ओलंपियड जो इनका एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आया था, इसमें शायद अफरीदी थे, गवर्नर थे, वो ऐसा प्रोग्राम इन्होंने करवाया। नो डाउट एक मैसिव प्रोग्राम था। नो डाउट, और ये सीखने लायक बात है। इस विजन से सीखना चाहिए। और ये आपने सबसे प्यारी बात इसमें ये की कि जब बच्चों को अपना बच्चा समझेंगे तो मसला ही हल हो जाएगा। उससे भाई थैंक यू वेरी मच साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। जिस मेहमान का मैं तारुफ़ कराने वाला हूँ, इंस्पिरेशन है वो प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब। अकब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के रूह रवा हैं। आज़ाद कश्मीर में ये स्कूल है। मजमून अंग्रेज़ी का पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर में तदरीसी फ़राइज़ भी ये अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया, तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया है। उन्हें नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले बेमिसाल काम के तरफ में ये एजाज़ दिया गया है। आज वो हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं। यकीनन ये वो हीरोज़ हैं जो कि हमारे लिए मिसाल बनते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, मुबारकबाद समा की तरफ से। मैं चाहूँगी आप अहाता करें कि कितने अरसे पहले आपने स्कूल की बुनियाद रखी और कब से आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये सफ़र कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और समा चैनल का तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ मारूज़ात जो हैं वो पेश कर सकूँ। देखिए, मैं ख़ुद बसारत से महरूम हूँ पैदाशी तौर पर। तो मैं जब तालीम हासिल करने के लिए लाहौर गया, आला तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एम.ए. इंग्लिश जब मैं कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे अपने साथियों से मिल के ये सोचा कि क्यों ना हम अपने इलाके में कोई ऐसा इदारा कायम कर सकें जो वहाँ के जो बेबसर बच्चे हैं इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर सके। तो चुनाचे उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट की, तो जब मैं मीरपुर आया तो वहाँ पे हमने फिर एक तहरीक का आगाज़ किया और 2000 में यह इदारा जो है बसारत से महरूम बच्चों का अकाब स्कूल के नाम से, यानी आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड बुनियादी तौर पर एक NGO है, और उसी के प्लेटफॉर्म से ये अकाब स्कूल जो है वो कायम किया गया था। अच्छा सर, मुझे ये ज़रा बताएं कि मसले को ख़ुद समझना, जो ज़्यादा समझता है वही उसके हल की तरफ कदम बढ़ाता है, कि आपने भी इसी तरीके से सोचा था, या कि कोई एक जुमला जिसने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो आप फेस कर रहे हैं, जो आप बेयर कर रहे हैं, वो कोई और ना करे? यकीनन वो इंग्लिश में कहते हैं ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि ख़ुद मुझे बचपन में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। माशरती मसाइल थे उसमें, और दीगर मसाइल थे। कुछ ज़ाहिर है जब आप को बराबर के मौक़े ना मिल रहे हों तो उसमें बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी आ जाते हैं। तो यकीनन ये भी एक जज्बा था इस काम के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद पैदाशी तौर पर बसारत से महरूम था। ठीक सर, यानी बचपन में जिन मसलों को आपने देखा, आपने उन मसलों को रुकावट अपनी ज़िंदगी में नहीं बनने दिया, बल्कि सीढ़ी बनाया और सीढ़ी पे चढ़े, और आप आज जहाँ पर मौजूद है यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र हैं। लेकिन ज़िंदगी में कभी कोई एक ऐसी बात, एक ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसी चीज़ जिसने तकलीफ़ दी हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत सारे कठिन हालात देखे। मैंने जिस तरह पहले भी ज़िक्र किया कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहाँ पे स्पेशल लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। समाजी रवैये बहुत तंग करने वाले हैं। बल्कि मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि हमारी लुग़त के अंदर ऐसी इस्तिलाहात हैं जो कि माज़ूर लोगों की दिल शिकनी का बाइस बनते हैं। जैसे मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि जी एक आम है जिसका नाम है लंगड़ा आम।
और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस आम का नाम कुछ और भी हो सकता है। आपने ज़रूरी जो माजूर लोग हैं इनकी दिलशिकनी करनी है। तो यकीनन इस तरह के हालात जब मैंने सामना किया तो मैं बाज़ औक़ात परेशान ज़रूर होता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान हूँ, परेशान होता रहा, लेकिन वो अज़म बिल जज़म था जो हमेशा आगे बढ़ने पे मुझे मजबूर करता था। और मेरे सामने एक मंजिल थी, एक गोल था कि मैंने अपने लिए भी और अपने जैसे जो दूसरे नाबीना दोस्त हैं उनके लिए भी कुछ करना है। क्योंकि आपको भी याद होगा कि 25-30 साल पहले हमारे मुल्क के अंदर जो माजूर लोग हैं और बिलखसूस जो नाबीना लोग हैं, इनका मुस्तकबिल भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। तो मेरा जो मिशन था बुनियादी तौर पर वो ये था कि मेरे ख़ित्ते के लोग, बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे हैं, ये भीख मांगने वाले ना बने बल्कि भीख देने वाले बने। और ये भीख देने वाले उसी सूरत में बन सकते थे कि इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाता। तो चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नामसाइद हालात के बावजूद, समाजी रवैयों के बावजूद, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो है वो हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्कूल एक तनावर दरख्त बन चुका है। माशाल्लाह सर, लेकिन जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं कि हालात ज़रूर आपने देखे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, यूँ तो आप बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि परेशान हो गए हो इस दरख्त को तनावर करते करते, जो कोशिश आप करते चले आए, उसमें कभी ऐसा हो आंखें नम हुई हों? देखिए, मैं सच्ची जो बात कहूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इतनी इत्मीनान भरी ज़िंदगी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बसारत ना होने के बावजूद मैं ट्रिपल एम ए हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एक बैनुल-अक़वामी इदारा चला रहा हूँ और सैकड़ों ख़ानदान उस इदारे से मुंसलिक हैं। मैं यकीनन अपनी बसारत से महरूम होने की वजह से कभी मेरी आँख में आंसू नहीं आया और हमेशा मैं मुतमईन रहा। और न सिर्फ मुतमईन रहा, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो बसारत से महरूम हैं और हिम्मत हार बैठते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए जो तारीख़ अगर वो देखें तो सहाबा इकराम के अंदर भी जो है वो बसारत से महरूम सहाबा मौजूद थे जो मस्जिद नबवी की इमामत करते रहे, अपनी काबिलियत की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से। तो बसारत से महरूमी की वजह से या इससे रिलेटेड जो जुमले हैं उनकी वजह से कभी आंख में आंसू नहीं आए। ज़बरदस्त। सर मुझे ये भी बताएगा कि जिस तरह से आप, इतना हौसला आपके अंदर, इतनी पॉजिटिविटी है, यकीनन ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअल राह है। मुझे उन लम्हात से मुतालिक बताएं जब ऐवान सदर में आपका नाम पुकारा गया और तालियां बजी और आपको तमगा दिया गया। जी, मुझे पिछले साल अक्टूबर के शुरू में जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिला था कि जी आपको तमगा इम्तियाज़ दिया जा रहा है समाजी खिदमात के एतराफ़ में। तो यकीनन ये वो लम्हात मेरे लिए नाकाबिल फ़रामोश थे, अनएक्सप्रेसिबल थे, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि मैं जो भी काम करता रहा वो किसी सिले की तमन्ना के लिए नहीं, किसी जो है वो दुनियावी रिवॉर्ड के लिए नहीं करता रहा। मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, रज़ा इलाही के हसूल के लिए ये हमेशा करता रहा। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जी ये जो हम खिदमत कर रहे हैं इसको हुकूमत भी रिकग्नाइज़ कर रही है, तो यकीनन वो लम्हात मेरे लिए नाकाबिल फ़रामोश भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन जज्बात को अल्फाज का जामा पहनाना तकरीबन नामुमकिन है। बिल्कुल। और फिर आपको ये जो तमगा इम्तियाज़ मिला, ज़ाहिर है वेरी वेल डिज़र्व, लेकिन मुझे आपसे बात करते करते याद आ गया, नाम भी एक हो, काम भी एक हो और रिकग्निशन भी मिली हो, तो वो मास्टर अयूब हैं जिन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी ISPA की जानिब से दिया गया था। एनीवे सर, मैं आपसे बस एक सवाल और करना चाह रहा हूँ कि जो अकब स्कूल है आज़ाद कश्मीर जो आपको जिसको चला रहे हैं, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मुतालिक ज़रा मुझे बताएं कि कितने ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख कर वहाँ पर आज किसी अहम ओहदे पर हैं, जिनकी ज़िंदगी संवर गई, और वो जब आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि जो आपने कोशिश की, उसकी जो मेहनत की, वो रंग ला रही है।
बिल्कुल। अकाब स्कूल से फारिग व तहसील बच्चे जो हैं वो अब एमफिल लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये इदारा कायम हुए अभी 21 साल हुए हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो एमफिल तक जा चुके हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे जो हैं वो कौमी नाबीना क्रिकेट टीम जो है उसमें पिछले 10-12 साल से अकाब से वाबस्ता 4 या 5 खिलाड़ी जो हैं वो कौमी टीम का हिस्सा होते हैं। और इस वक्त जो नाबीना क्रिकेट टीम है उसके जो कप्तान हैं निसार अली, उनका ताल्लुक़ भी आज़ाद कश्मीर से ही है, यानी अकाब से है, आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से। और कौमी टीम के जो हेड कोच हैं जिनका नाम मोहम्मद जमील है, उनका ताल्लुक़ भी आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड से है। इसके अलावा हमारे एक नौजवान जिनका नाम हबीब है, वो 2012 में गांजू के मकाम पे चाइना में जो है वो गेम्स हुई थी स्पेशल उनके, उसमें भी गोल बॉल में जो है उन्होंने अकाब मुल्क की नुमाइंदगी की। ऐसे ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं माशाल्लाह आपके पास। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।